दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। एक बार फिर ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन की फिजिक्स की क्लास होने वाली है, जिसमें अपन रे ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें अपन मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन, सभी प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड और खासकर बीएसएफ और कोस्ट गार्ड के और नेवी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें जो फिजिक्स का लेवल होता है, क्योंकि बीएसएफ में जो फिजिक्स आती है वो आती है 40 नंबर की। कितने नंबर की? 40 नंबर की आती है। 40 नंबर की नहीं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर की आती है? 80 मार्क्स की आती है। 80 मार्क्स की आती है। 80 मार्क्स की आती है। और केमिस्ट्री कितने नंबर की आती है? यानी 40 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, और 40 मार्क्स का मैथ्स का आता है, और 40 मार्क्स का किसका आता है? जीके और इंग्लिश का आता है। इसलिए आपको फिजिक्स को भी देखते रहना है, और आपको जैसे अन्य एग्जाम में भी होती है उनमें भी फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है। इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, जो कि लेटेस्ट एक प्रकार का जहर क्वेश्चन है। सबसे पहला, एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है। कोई प्रकाश है, कोई एक वर्णी प्रकाश है, यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो परिणाम स्वरूप, तो इसके फल स्वरूप, यानी सघन माध्यम से डेंस से थिक माध्यम में जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका वेग घटता है, इसका वेग बढ़ता है, इसका वेग वही रहता है, या फिर दी नन ऑफ दीज। आपको बता दूं कि जो म्यू होता है वो समानुपाती किसके होता है? 1/v के। 1/v के। जब भी अपन सघन से विरल में जाते हैं, सघन से विरल में, तो जो अपवर्तनांक का मान होता है ना, वो क्या होता है? घटता है। अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू यानी अपवर्तनांक का मान घटता है। अपवर्तनांक का मान घटेगा तो वेलोसिटी यानी वेग का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इनमें आप इस संबंध को आप याद रखना। तो अपवर्तनांक का मान घटेगा तो इसमें वेलोसिटी का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। इसमें एक ऑप्शन में बढ़ता लिख लेना आप। इन दोनों में क्या लिखा हुआ था? घटता हुआ लिखा हुआ था। एक ऑप्शन में आप इसे लिख लेना बढ़ता है, तो इसमें आप ऐसे लिख लेना बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका वेग क्या होता है? बढ़ता है। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण क्या होता है? तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किसके कारण चमकता है? प्रकाश के विवर्तन द्वारा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज के द्वारा। आपको जैसा कि बता दूं कि जो हवा में बुलबुला होता है वो प्रकाश के विवर्तन के द्वारा चमकता है। प्रकाश के विवर्तन के द्वारा चमकता है, न कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, न कि दोनों के द्वारा, न कि द नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी प्रकाश का विवर्तन के द्वारा जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह रंगीन दिखाई देता है या फिर चमकीला दिखाई देता है। चमकने का कारण यही है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अर्थात जो बोल रहा है कि जो म्यू जी है, यानी जो म्यू जी है यानी द्रव है, या फिर म्यू जी बोलो चाहे म्यू डब्ल्यू बोलो, चाहे वाटर बोलो, चाहे जी बोल दो, चाहे वाटर बोल दो, वाटर भी एक प्रकार द्रव ही है। द्रव में डुबोया जाता है, और इस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दोनों बराबर है। जो वाटर यानी द्रव का अपवर्तनांक है वो म्यू डब्ल्यू है, और जो लेंस का है वो क्या है? म्यू एल है। दोनों क्या है? इक्वल है। तब लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ। लेंस की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है? म्यू एल माइनस ऑफ 1 कोष्टक 1/r1 - 1/r2 होता है। μ1/μ2 भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना। अगली स्क्रीन पे करते हैं। अगली स्क्रीन पे इसको सोल्व करते हैं। 1/f ऐसे कैसे रहेगा? और म्यू डब्ल्यू को क्या लिख देंगे? म्यू डब्ल्यू, और ये दोनों इक्वल है तो म्यू डब्ल्यू अपॉन में म्यू डब्ल्यू लिख सकता हूँ, और -1 और 1/r1 - 1/r2 ऐसे कैसे चल रहा है? और इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो इधर के इक्वल क्या आएगा? 0। 1/f की वैल्यू क्या आई? 0 आई। इसको अगली स्क्रीन पे करते हैं। 1/f की वैल्यू अपने पास क्या है? 0, शून्य आई। यदि f को इधर ट्रांसफर करते हैं, 0 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो f की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/0, जिसका मान जो होता है 1/0 को अपन लिख सकते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत लिख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है। जो प्रिज्म होता है उसकी जो विक्षेपण क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है। सबसे पहले बता दूं कि जो प्रिज्म होता है वो ऐसे प्रकार का होता है, प्रिज्म ऐसे प्रकार का होता है, ये 7 रंगों को डिवाइड करता है। विबज्योर को डिवाइड करता है, 7 रंगों में डिवाइड करता है प्रकाश को। वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये ब्लू होगा और ये क्या होगा, रेड होगा। सबसे कम विचलन आपको याद रखना है रेड का होता है। वो बताऊँ कैसे होता है, आपको क्वेश्चन भी है आपके लिए, आपको बता देता हूँ। कोई प्रकाश किरण जाती है वो ऐसे जाके ऐसे डिवाइड होती है प्रकाश में। तो सबसे पहले आता है वॉयलेट, वॉयलेट का सबसे अधिक विचलन होता है, ये देखो कितना झुक रहा है यहाँ से। और जो लास्ट में आता है वो क्या आता है, रेड। तो रेड देखना, वो रेड ऐसे सीधा हो जाता है जाके, जो उसका विचलन क्या हो जाता है, कम होता है। तो रेड कलर का तो विचलन कम होता है और वॉयलेट कलर का विचलन ज़्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है अपने को कि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो बच्चों आपको बताना है कि जो प्रिज्म होता है उसकी विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है। वेग पर डिपेंड करती है, पदार्थ पर डिपेंड करती है, या फिर दोनों पर डिपेंड करती है, या फिर एम्पलीट्यूड आयाम पर डिपेंड करती है। आपको जैसे कि बता दो, जो इसकी विक्षेपण क्षमता होती है वो हमेशा हमेशा पदार्थ पर डिपेंड होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। जो इसके बी सी डी है वो रॉन्ग हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि रेगिस्तान में मरग मरीचिका का कारण क्या है। आपको बता दूं कि जो रेगिस्तान होती है उसमें मरग मरीचिका का कारण क्या है। इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान में जाने पर आपको पानी की प्यास लगती है तो आपको दूर दूर तक क्या दिखाई देता है, पानी पानी दिखाई देता है। पानी के तालाब कुएं ऐसे दिखाई देते हैं आपको। यह प्रकाश है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे रेत है, रेत के इस तरफ आपको पानी पानी दिखाई देता है। तो इसका इसे क्या बोलते हैं अपन, मरग मरीचिका बोलते हैं। जो इसका कारण होता है वो क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन नो, विक्षेपण नो, दोनों नो, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इसका जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर आंतरिक है, इस आंतरिक तो थोड़ा आप ऐसे लिख लेना, आंतरिक, आंतरिक ऐसे लिख लेना, आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि रंगों का निर्धारण प्रकाश के प्रिज्म निम्न में से कौन से गुण के द्वारा होता है। जो रंगों का निर्धारण होता है ना वो प्रकाश के कौन से गुण के कारण होता है। यहाँ पर प्रकाश के निम्न में से कौन से गुण के कारण होता है। प्रकाश में जो गुण रंगों का निर्धारण होता है, जो रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका जो डिविजिबल होता है, जो डिवाइजेशन होता है, जो इनका निर्धारण होता है वो किस गुण के कारण होता है। आपको बता दो, आवृत्ति के कारण, आयाम से, या फिर पदार्थ पर, या फिर धनानुपाती। जो इसका राइट आंसर होगा वो आवर्ती के कारण होता है। आवर्ती के कारण जो प्रकाश का निर्धारण, प्रकाश के रंगों का निर्धारण होता है ना वो आवर्ती के कारण होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण होता है, फ्रीक्वेंसी के कारण, यानी आवर्ती के कारण होता है, आवर्ती के कारण, आवर्ती के कारण होता है। और आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, रिवर्स संबंध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो कौन से रंग की किरण का विचलन सबसे कम होगा। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन अभी बताया था कि जो कोई प्रिज्म होता है, ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म से अपन श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, अपन इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा जो विचलन होगा वो तो वॉयलेट का होगा। जो सबसे कम विचलन होगा वो रेड का होता है। वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। वॉयलेट का जो विचलन होता है, विचलन को डेल से शो करते हैं, इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। और जो मिनिमम होता है वो किसका होता है, रेड का होता है। डेल मिनिमम किसका होता है, रेड का होता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो लाल किरण का होता है, ए हो जाएगा। बी नीला रोंग हो जाएगा, सी पीला रोंग हो जाएगा, डी हरा रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो लाल किरण होती है, जो लाल प्रकाश होता है, जो रेड कलर होता है, उसके लिए जो श्वेत प्रकाश होता है, जो लाइट होती है सूर्य की, उसका जो विचलन होता है, विचलन को डेविएशन बोलते हैं। जो डेविएशन एंगल होता है, जो डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है। मैक्सिमम किसके लिए होता है, वॉयलेट के लिए होता है। वॉयलेट यानी बैंगनी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखे हुए एक बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कि एक उत्तल लेंस है वो मुख्य अक्ष पर रखे हुए एक बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस के ऊपर वाला भाग आधा कर दिया जाए, लेंस के ऊपर वाले भाग को आधा कर दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको बता दो कि लेंस के भाग को आधा भी कर दो तो भी प्रतिबिंब तो बनेगा, यानी प्रतिबिंब तो बनेगा, यानी ऐसा नहीं है कैसा बनेगा, आधा नहीं, आधा बनेगा, दुगुना हो जाएगा, विचलित नहीं होगा, डी ननोदित। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ये विचलित नहीं होगा, चाहे इसको आधा करो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, जो अपसारी लेंस होता है वो वास्तविक वस्तु का उत्पन्न करता है। जो वास्तविक वस्तु का क्या उत्पन्न करता है, हमेशा आप
ए ऑप्शन क्या है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब, बी ऑप्शन क्या है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन क्या है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब, डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो एक अपसारी लेंस होता है ना, वो हमेशा क्या बनाता है, आभासी व सीधी इमेज बनाता है, आभासी व सीधी इमेज बनाता है। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि जो अपसारी लेंस होता है वो क्या बनाता है, आभासी व सीधी इमेज बनाता है। एक तो अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि जो किरणों को क्या करता है, एक जगह पे जाकर एकत्रित करता है, एक पॉइंट पे जाके, बिंदु पॉइंट पे जाके एकत्रित करता है। अपसारी क्या होता है, जो बिंदु पॉइंट से निकलती है और आगे जाके फैल जाती है, वो होती है अपसारी। तो अपसारी और अभिसारी मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनडीए सीडीएस सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है, सबसे पहले अपन को जो क्वेश्चन में दिया हुआ अपन उसको नोट करते जाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरी है वो 5 सेमी है। कितनी है, 5 सेमी। और इसकी स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्या होगा। आवर्धन को सबसे पहले स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1+d/f। क्या होता है, 1+d/f। एम ऐसे कैसे, क्योंकि आवर्धन को अपन को फाइंड करना है। 1 ऐसे कैसे, डी की वैल्यू क्या होती है, 25 सेमी। आप याद रखना, डी का मतलब क्या होता है, डायोप्टर, यानी जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है उसे डायोप्टर बोलते हैं। तो डायोप्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेमी। और नीचे क्या दे रखा है, 5 सेमी अपने को एफ की वैल्यू दे रखी है। 5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 5+1 कितना हो जाएगा, 5+1 जो होता है वो इक्वल होता है 6 के। तो इस इक्वल टू आंसर अपना क्या आएगा, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको अपन ने हेंस प्रूव किया, तो इसका जो राइट आंसर आया वो क्या है अपने पास, सी आया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो 6 सेमी होगा। इसका जो आवर्धन होगा वो एम इज इक्वल टू किसके होगा, 6 सेमी के इक्वल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण पर एक किरण अभिलंबवत आपतित होती है। समतल कोई दर्पण है, ये कोई समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण है वो अभिलंबवत आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है, जब कोई भी समतल दर्पण होता है और उस पर कोई किरण आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, यानी उनके बदले 90 डिग्री का कोण, अभिलंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। जो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण होता है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। याद रखना है कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो बी हो जाएगा वो रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। आपको याद रखना है कि समतल दर्पण पर कोई किरण जो होती है ना वो अभिलंबवत आपतित होती है ऐसे। तो जो उनके मध्य जो परावर्तन कोण का मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, कि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण बनाते हैं। कि कोई दो समतल दर्पण है वो परस्पर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। एक आदमी उनके बीच खड़ा होकर दाहिने हाथ से अपने बाल संवारता है। कि दो समतल दर्पण है, कोई दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, कोई समकोण बनाते हैं, आपस में क्या बनाते हैं, एक प्रकार का समकोण बनाते हैं, यानी एक प्रकार के जैसे समकोण त्रिभुज की तरह समकोण बनाते हैं। आदमी अपने क्या करता है, ये कोई आदमी है, ये अपने बालों को संवारता है। तो प्रतिबिंबों में वह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता दिखाई देगा। कितने प्रतिबिंबों में वह अपना दाहिना हाथ प्रयोग करता दिखाई देता, आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है कि कोई दाहिना हाथ निकालना है। कि बालों को क्या करता है, वह अपने दो समतल दर्पणों के सामने खड़ा है और वो अपने बालों को क्या करता है, संवारता है। समकोण बोल रहा है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपन ने क्या मानी, 90 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो n इज इक्वल टू प्रतिबिंबों की संख्या होगी 360/थीटा, यानी 90, 0 से 0 जाएगा, 4 इसका आएगा वैल्यू, यानी n की वैल्यू 4। ये क्या है, सम वैल्यू है, यानी क्या है, सम, यानी सम संख्या है। तो सम आती है तो उसमें से एक माइनस करते हैं, आपको पता है। एक माइनस करेंगे, जब भी सम आ जाए तो उसमें से एक माइनस करते हैं 3। क्या बची, 3। और विषम आती है तो वो ऐसे कैसे रखते हैं, सम आ गए तो इसमें से एक माइनस करेंगे, n की वैल्यू यानी प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है कि उसके जो दाहिना हाथ होगा वो कितने प्रतिबिंबों में दिखाई देगा। जो इसके प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे RLR। क्या बनेंगे, RLR। जो इसका जो दाहिना हाथ होगा जो बीच में होगा, मिड में, यानी जो ऐसे इमेज होंगे वो समकोण बनाते होंगे तो बीच में होगा जो इमेज, वो दाहिना हाथ कितनी बार दिखेगा, कितने इमेज में दिखेगा, वो एक इमेज में दिखेगा, एक ही इमेज में देख सकता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। जो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि एक वर्णनी प्रकाश तंतु म्यू अपवर्तनांक में अपवर्तन होता है तो आपतित व
यानी जो आपको दे रखा है कोई एकवर्णी प्रकाश तंतु है, उसका जो अपवर्तनांक दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। और बोल रहा है कि आपतित तथा अपवर्तित तरंगों के मध्य जो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा वो क्या होगा। जो आपतित व अपवर्तित तरंग दैर्ध्य होती है उनके मध्य जो तरंग दैर्ध्यों का अनुपात होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू समानुपाती किसके होता है, 1/v के। और v इज इक्वल टू क्या होता है, एन लेमडा। तो यहाँ से म्यू किसके समानुपाती हो जाएगा, 1/λ के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप। अब आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि म्यू समानुपाती 1/λ, और आपको बता दूं कि आपतित तथा अपवर्तित तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। तो इसको म्यू1 मानो और इसको म्यू मानो और उसको क्या मानो, म्यू डैश मानो। म्यू डैश समानुपाती 1/λ। और तरंग दैर्ध्यों का अनुपात पूछ रहा है, इसको λ1 मानो, इसको λ2 मानो। आपको बोल रहा है कि आपतित तथा अपवर्तित बोल रहा है, आपतित तथा अपवर्तित। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था कि एक अपवर्तनांक है ना वो कांच में अपवर्तित होता है। क्या होता है, म्यू अपवर्तनांक कांच में अपवर्तित होता है, यानी कांच में जाता है। तो ये कांच की जगह आप लिख देना, एक कांच में अपवर्तित होता है। यानी जो एयर से किस में जाता है, मीडियम यानी माध्यम में जाता है। तो लेमडा आपको बता ही दिया मैंने, लेमडा इज इक्वल, लेमडा समानुपाती किसके होता है, म्यू के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और λ1/λ2 की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं, λ1/λ2, λ1/λ2 की ज्ञात करेंगे तो वो μ2/μ1 होगी। यदि अपन एयर टू किस में जा रहे हैं, मीडियम में जा रहे हैं, एयर टू मीडियम में जा रहे हैं, तो आपको बता दो कि जो एयर होता है उसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो μ2 तो क्या दिया हुआ अपने को, वाटर मीडियम यानी कांच के लिए दिया हुआ, तो इसको तो म्यू ऐसे कैसे रख देंगे, म्यू माना है इसको। और जो μ1 होगा वो 1 होगा। जो λ1 जो λ2 होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, μ/1 आएगी। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। आपको मैंने बताया कि जो एयर से किस में जा रहा है, मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग थी। यहाँ पे क्या था, कांच लिखा हुआ था, कांच में अपवर्तित होता है, यानी कांच में जा रहा है तो मीडियम में जा रहा है। पहले एयर में था फिर मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम में गया तो ये बाद में गया, तो ये μ2 मानेंगे और इसको μ1 मानेंगे, इसको μ1 मानेंगे। और आपको बता दूं कि एयर यानी हवा के लिए जो अपवर्तनांक का मान होता है वो होता है 1, और जो मीडियम के लिए होता है वो मीडियम के लिए 1 पॉइंट कुछ ऐसे होता है, लेकिन मीडियम के लिए अपन को ज्ञात करना था μ1, म्यू ही मान लेते हैं इसको। और अब हवा का तो आपको याद ही रखना है, एयर का तो 1 ही होता है, 1 ही आपको पुट करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है। कोई एक व्यक्ति है, ये दर्पण है, कोई क्या है, ये दर्पण है, दर्पण है। एक व्यक्ति है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस दर्पण की ओर दौड़ रहा है। व्यक्ति है यानी ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो, ऑब्जेक्ट है। ये 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है तो व्यक्ति के सापेक्ष जो प्रतिबिंब की चाल होगी, जो व्यक्ति के सापेक्ष जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो भी 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी दौड़ रहा है इधर, ये इमेज की चाल है। तो दोनों की जो सापेक्ष चाल होगी वो कितनी होगी, 15 + 15 हो जाएगी, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको वही फॉर्मूला बताता हूँ कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है। म्यू इज इक्वल टू C/V होता है। अपवर्तनांक की वैल्यू दे रखी है अपने को, C प्रकाश का वेग अपन जानते हैं 3 × 10⁸, लेकिन सेमी में ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रकाश की वेग की समीकरण होती, जो मान होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो मीटर को अपन सेमी में बदलेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई और कराएंगे। जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 × 10⁻10। और म्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है, वी की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे तो C/μ। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁻10 म्यू की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁻10। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। जो इसका वेलोसिटी आएगा वो ये आएगा, 1.5 × 10⁻10 सेमी पर सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी स्थिर समतल दर्पण के सामने कोई प्रेक्षक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण से दूर जा रहा है। क्या कर रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है। और कोई प्रेक्षक 6 मीटर दूर जा रहा है, प्रेक्षक के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। आपको वही बात है कि ये कोई इमेज दर्पण है, कोई ये दर्पण है, यानी ये दर्पण है, इससे यानी क्या कर रहा है, ये 6 मीटर की दूर जा रहा है, 6 मीटर दूर जा रहा है।
तो ये इधर इमेज में दिखेगा तो आपको इमेज में 12 मीटर पर सेकंड दूर जाता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? सापेक्ष प्रतिबिंब देखोगे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अपन ने 15 और 15 को ऐड किया था, वैसे ही हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको जो पीछे बताया था वैसा ही कॉन्सेप्ट है, आप उसी से करना है इसको। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या आएगा? 12 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में कोई प्रेक्षक क्या कर रहा है? प्रेक्षक की चाल इतनी है, दर्पण से दूर जा रहा है। प्रेक्षक के सापेक्ष इसका जो प्रतिबिंब का वेग होगा, जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो उसका दुगुना होगा। क्या होगा? दुगुना होगा। क्यों? क्योंकि दूर जा रहा है तो दुगुना होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनके मध्य वस्तु रख दे, इनके मध्य कोई वस्तु रख दे तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? यदि इनके मध्य कोई वस्तु रख देते हैं तो कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यानी एन की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 45 डिग्री। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? 360 अपॉन में थीटा, और 360 अपॉन में थीटा 45 है, तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8। 8 क्या है? सम संख्या अपनी क्या है? सम संख्या है। तो इसमें से अपन क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना होएगा? 7 होएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो बच्चों क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव को गर्म करने पर अपवर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है? सबसे पहले द्रव और अपवर्तनांक और टेम्परेचर में संबंध बताता हूँ। म्यू समानुपाती किसके होता है? 1/T के। यानी म्यू अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को घटाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर घटाओगे तो अपवर्तनांक को बढ़ाओगे। तो क्या बोल रहा है कि द्रव के गर्म करने पर, द्रव को गर्म करने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है? सबसे पहले बताता हूँ कि कोई द्रव होता है, उसको आप यदि गर्म कर रहे हो, कोई द्रव है यदि आप उसको गर्म कर रहे हो, गर्म करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर का, द्रव को गर्म करने पर, गर्म करोगे तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको। यानी इसमें मैं आपको संबंध में बताता हूँ कि म्यू समानुपाती किसके है? 1/T के। गर्म करोगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? आपको बता दिया मैंने, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। आप याद रखना डायरेक्ट, जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटिव होती है। कितनी? इन्फिनिटिव, यानी अनंत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। इसको डायरेक्ट याद रखना। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। जो एफ होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेमी है। यह एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दुगुना आकार का बने? जो उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब बोल दिया, उल्टा प्रतिबिंब बोल दिया तो आवर्धन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव आएगा। आवर्धन क्या आएगा? नेगेटिव। और दुगुना आकार बोल रहा है तो आवर्धन का मान 2 दे रखा है अपने को, 2 दे रखा है। क्यों? क्योंकि आकार बोलता है ना तो वही होता है आवर्धन का मान, और उल्टा बोल दिया तो माइनस लग जाएगा। तो एम की वैल्यू -2। एफ फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस होती है, तो एफ इज इक्वल टू -15। यू की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, यू यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है अपने को। अब मैं आपको इन इक्वेशन में आपको एक संबंध बताता हूँ। जो स्मॉल एम यानी आवर्धन होता है वो इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन में एफ माइनस ऑफ यू। एफ अपॉन में एफ माइनस ऑफ यू। तो m की वैल्यू क्या दे रखी है? -2। f की वैल्यू क्या दे रखी है? -15, और नीचे -15 माइनस ऑफ u। इसको आगे सोल्व करते हैं कि माइनस से माइनस चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको यहाँ पे डिवाइड कर, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे, इसको अगली स्क्रीन पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगली स्क्रीन पे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस का म्यू इज इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि अपन ने 2 और जो इधर 50 था उसको 2 से इधर डिवाइड कर दिया तो ये 25 बचा। अब यहाँ पर 50 बचा तो म्यू की वैल्यू जो आएगी इसको अपन इधर लेके जाते हैं, तो म्यू की वैल्यू आएगी 25 माइनस ऑफ 15। तो म्यू जो होगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ, यानी 25 में जो 15 अपन माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है अपना? 25। आंसर अपना कितना आता है? 25 आता है। आंसर कितना आता है? नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पे क्या था? माइनस था। ये क्या था? यहाँ पे माइनस था। तो ये इधर जाएगा, और ये यहाँ पे क्या था? ये भी यहाँ पे माइनस था। ये इधर जाएगा तो ये प्लस होगा। ये क्या होगा? प्लस, और ये माइनस चल रहा है। तो 25 और 50 कितने हो जाएंगे? 75, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जो इसका राइट आंसर होगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, 25 माइनस यू इज इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा तो माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, और यू में से माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है, जो स्मॉल एम होता है, आवर्धन होता है, उसका मान क्या होता है, आपको बता दूं उसका मान जो होता है +1 होता है, उसका मान +1 होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है, +1 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु का 1/4 है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। सबसे पहले फोकस दूरी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 30 सेमी, और आपको बता दो कि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, तो प्लस चिन्ह आएगा। और एम यानी आपको क्या दे रखा है, आवर्धन वो दे रखा है 1/4, यानी 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो m इज इक्वल टू क्या जानते हैं अपन, f अपॉन में f माइनस यू, f माइनस यू, यू की वैल्यू माइनस इसमें कंसिडर नहीं की जा रही है, यानी माइनस अपन नहीं लेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो उत्तल होता है उसमें u माइनस नहीं होता, u प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1/4, f की वैल्यू 30, अपने को f की वैल्यू 30 प्लस के u, 30 प्लस u, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 120 इज इक्वल टू 30 प्लस यू, 120 इज इक्वल टू 30 प्लस यू, ये इधर जाके माइनस होगा तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, प्रतिबिंब दूरी कितनी आएगी, 90 आएगी। कितनी आएगी, 90। जो अपना ए ऑप्शन दिख रहा है, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य उदय से पहले सूर्य दिखने का कारण क्या है। आपको बता दूं कि सूर्य उदय होता है उससे पहले भी सूर्य दिखता है अपने को। क्यों, क्योंकि जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसके कारण ये सब होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे, आज अपने लगभग 25 यानी 25 से 30 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, जिसमें PYQ क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन ओनली रे ऑप्टिक्स चैप्टर के है, किसके, रे ऑप्टिक्स के, और कोई सा चैप्टर नहीं है। अपने टॉपिक्स वाइज चैप्टर्स करेंगे अपन। क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस फिजिक्स के क्लासेज अपन ले चुके हैं, लगभग 15 से 16 वीडियोज़ के आसपास की क्लासेज है। आप उन क्लासेस को भी देखें, और हमारे साथ जो मैथ की क्लास है, जीके की क्लास है, वो क्लासें आ रही है, उनको भी देखना ना भूलें। क्योंकि जीके सर का भी कंटेंट क्या होता है, सफिशिएंट होता है, और मैथ्स वाले सरों का भी कंटेंट क्या होता है, सफिशिएंट होता है। जो इनकी क्लासें को देखना आप ना भूलें, क्योंकि एनडीए में जो मैथ का पेपर होता है 120 का होता है, और जीके का भी लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, और 120 मैथ में आते हैं। तो इतने क्वेश्चन आते हैं, यानी 200-300 नंबरों के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको वीडियो को देखनी है, वीडियो को एंड तक देखनी है, वीडियो को लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करनी है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हमें मोटिवेशन दीजिए कि हम आपके लिए नए से नए वीडियो बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।